नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव की खबर आने लगी है। क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है? क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जिस तरह की छवि बन गई है, क्या नीतीश कुमार अपनी उस छवि को एक बार फिर से पुख्ता करने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके हम आपको देंगे। आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि आप वीडियो की शुरुआत में कुछ निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे कहानी कुछ और है, इसमें झोलझाल बहुत कुछ और है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तो शुरू हो गई है, लेकिन इस हलचल के किरदार सिर्फ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार नहीं है। इस हलचल के किरदार सिर्फ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो दिल्ली से लेकर पटना तक पूरी राजनीति को अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रहा है। या अगर मैं यूं कहूं कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई, बढ़ाई गई और अच्छी तरह से उसको ताकत बढ़ाई गई राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड पे किसी और पार्टी के नेता ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और नीतीश कुमार के सहयोगी क्या कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा आपको। बहुत दिलचस्प बातें हैं और ये तमाम चीजें आपको बताऊंगा कि बिहार की राजनीति में अब क्या होने वाला है। देखिए, ये खबरें लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है वो खरमास के खत्म होने का इंतजार भी ना करे। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो खरमास के महीने में बन सकते हैं, तो फिर सरकार बदलने में क्या बात आ रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या आ रही है, नीतीश कुमार पलटने को तैयार है। नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा का साथ छोड़ने को तैयार है, या इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना उप मुख्यमंत्री बदलने को तैयार है, अपना सहयोगी बदलने को तैयार है। अपने बगल में जिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बिठाए घूम रहे हैं, उनको हटाकर अपने बगल में तेजस्वी यादव को बिठाने को तैयार है। लेकिन इस बार उनके हाथ में बहुत कुछ है नहीं दोस्तों। इस बार उनके हाथ में ना राजनीतिक दांव पेच है, इस बार ना उनके हाथ में उनकी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, इस बार ना उनके हाथ में जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इस बार शायद बिहार सरकार के उनके कई करीबी अधिकारी भी उनके साथ है या नहीं, यह भी एक रहस्य की बात है। मुख्यमंत्री आवास पर रहने वाले लोग भी नीतीश कुमार के साथ है या नहीं, यह भी एक बड़ी अजीब सी बात है। यह भी, इसका भी जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार की इच्छाओं का ख्याल रखने वाले, नीतीश कुमार की जरूरतों को पूरा करने वाले, वो भी उनके साथ है या नहीं, या वो भी कहीं और चले गए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये मजबूरी नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रही है। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं घटनाक्रम से। नीतीश कुमार से जुड़ा घटनाक्रम क्या हो रहा है। यहां अमित शाह बयान देते हैं, एक टेलीविजन चैनल पर बोलते हैं मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी और चेहरे को लेकर। जो अमित शाह बोलते हैं वो कभी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोल सकते। अगर उनसे ये सवाल पूछा जाता कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, दावेदार कौन होगा, तो वो कभी नहीं कहते कि भाजपा का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा। वो सीधे कहते कि नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2029 के लोकसभा चुनाव में होंगे। लेकिन वो नीतीश कुमार को लेकर वो ऐसा नहीं कहा उन्होंने, और यहीं से खेला शुरू हो गया। नीतीश कुमार हलचल में आए, कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि तबीयत खराब होने की वजह से उस कार्यक्रम में जाने का, एक बिजनेस समिट कार्यक्रम में जाने का जो उनका शेड्यूल था, उसको रद्द कर दिया गया। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आने लगी। बीमारी दो तरह की होती है। हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि नीतीश कुमार चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, लंबी आयु तक रहे और बिहार की जनता की सेवा भी करते रहे। लेकिन बीमारी, जैसा कि मैंने कहा, दो प्रकार की होती है। तो राजनीतिक बीमारी इसको कहा गया। दिल्ली में हलचल मची। दिल्ली में नंबर 1 कि यहां मैसेज पहुंचाया गया और उसके बाद यह कहा गया कि नहीं, नीतीश कुमार को मैसेज देना जरूरी है, बिहार की जनता को मैसेज देना जरूरी है। तो पटना में हलचल बढ़ी। जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बैठक हुई, जिसमें तमाम एनडीए के जो नेता हैं वो जुटे। नीतीश कुमार के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उसको इमरजेंसी बैठक का नाम तक दे दिया गया। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हुए। नीतीश कुमार से बेहतर नरेंद्र मोदी को कौन जान सकता है, नीतीश कुमार से बेहतर भाजपा की अंदरूनी राजनीति और भाजपा के शब्दों के आडंबर को कौन समझ सकता है। वो समझ गए
कि नरेंद्र मोदी ने कुछ निर्देश दिया लेकिन अमित शाह ने उसका पालन नहीं किया और सिर्फ मैसेज देने के लिए बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से बयान दिलवाया गया। क्या हैसियत है उनकी? बिहार में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार को लेकर अगर कोई बयानबाजी की जानी चाहिए तो बिहार प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े के मुंह से आनी चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुंह से आनी चाहिए, या चलिए नाम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं उनके मुंह से ना आए तो जो एक्चुअल में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं अमित शाह, उनके मुंह से आना चाहिए। तो नीतीश कुमार समझ गए कि उनके साथ भाजपा खेला करने को तैयार है, तब वो सक्रिय हो गए। कहा यह गया कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को, जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायकों को जो अलग अलग जगह पे थे उनको यह कहा गया, यह मैसेज भिजवाया गया कि आप अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहिए। यह मैसेज तो पब्लिकली सार्वजनिक रूप से भिजवाया गया कि कोई निगरानी रख रहा हो तो पता लग जाए, लेकिन दूसरी तरह से मैसेज भिजवाया गया कि नॉट रीचेबल नहीं रहना है, यानी पटना से जब भी फोन जाए आप पटना आने को तैयार रहिए। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन यहां ध्यान रखिए कि तेजस्वी यादव से ज्यादा लालू यादव की भूमिका महत्वपूर्ण है और जिस तरह से लालू यादव एक बार फिर से अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है तो उसमें मिलने मिलाने का, बैठकें करने का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार तैयार होंगे, जिस दिन यह हलचल शुरू हो जाएगी, लालू यादव अपने विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे नीतीश कुमार को, यानी जनता दल यूनाइटेड को समर्थन देने के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो वो तमाम चीजें तैयार है, लेकिन फिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि नीतीश कुमार बात किससे करें? आप कितने भी बड़े नेता हो जाए, कोई तो सहयोगी होगा जिसके साथ आप बैठकर बात करेंगे, कोई तो सहयोगी होगा जिसके साथ आप प्लानिंग करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की हालत यह हो गई है कि जिस संजय झा को उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, जिनको दिल्ली भेजा, दिल्ली में संसदीय दल का नेता बनाया और उनको यह जिम्मेदारी दी कि भाजपा के साथ तोल मोल करो, भाजपा के साथ मोल भाव करो ताकि जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिले सरकार में, जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिले एनडीए गठबंधन में। कहा यह जा रहा है या नीतीश कुमार अब ये मान रहे हैं कि संजय झा अब उनके नहीं रहे। दूसरी तरफ देखिए राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, एक जमाने में उन पे पूरी तरह से नीतीश कुमार का भरोसा था, भरोसा टूटा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन फिर जनता दल यूनाइटेड कोटे से केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री बनने की बात आई तो उन्हीं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को मंत्री बना दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी उनके साथ नहीं है। सवाल भी जायज है कि अब आज की तारीख में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह या संजय झा की बात, तो सोचिए कि अगर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले जाते हैं तो केंद्र में एक आदमी को मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और दूसरे आदमी के साथ जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में, दिल्ली की राजनीति में जो तवज्जो मिल रही है वो तवज्जो मिलनी खत्म हो जाएगी, तो उनको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अब इस तरह की एक घेराबंदी कर दी। ये घेराबंदी नरेंद्र मोदी ने नहीं की है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मोदी का दाव है तो बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये घेराबंदी उनकी अमित शाह ने की है और अब स्थिति ये हो गई है कि नीतीश पलटने को तैयार है, लेकिन अमित शाह ने नीतीश के आदमियों को ही, नीतीश के दूतों को ही अपना दूत बना लिया, अपना आदमी बना लिया और नीतीश कुमार की घेरेबंदी कर दी है। कहा तो यहां तक जा रहा है, सूत्र यहां तक बता रहे हैं, बिहार सरकार से जुड़े कई बड़े मंत्री, कई बड़े अधिकारी, यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड से भी जुड़े कई बड़े नेता यहां तक बता रहे हैं कि हालत यह हो गई है कि नीतीश कुमार से अब कोई भी नेता अकेले में मिल तक नहीं पा रहा है। हालत ये हो गई है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मसले पर नीतीश कुमार को पत्र लिखते हैं। नीतीश कुमार जिस दलित, महादलित, ओबीसी और ईबीसी की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार तक उस पत्र को पहुंचने भी नहीं दिया जाता और जो पत्र अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को लिखते हैं, उस पत्र का जवाब भी संजय झा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जिनको नीतीश कुमार ने बनाया था, वो देते हैं। और उस चिट्ठी की भाषा अपने आप में बहुत कुछ बताती है, क्योंकि आप इस बात को मानकर चलिए कि जिस ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित के कार्ड को खेलकर नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो इस तरह की भाषा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मसले पर जवाबी चिट्ठी लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो उनका वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं ढहता हुआ नजर आएगा। इस तरह की घेरेबंदी नीतीश कुमार की हो गई है। लेकिन फिर सवाल यहां उठ रहा है कि नीतीश कुमार को दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं वो।
नीतीश कुमार की दिक्कत लगातार इस वजह से बढ़ती जा रही है कि वो भाजपा के चरित्र को अच्छी तरह से समझते हैं। भाजपा ने क्या किया हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ, भाजपा ने क्या किया महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे के साथ, फिर एकनाथ शिंदे के साथ, भाजपा क्या कर सकती है, यह भी नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझते हैं। और इसके लिए 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको तस्वीर बिल्कुल साफ-साफ नजर आएगी। क्या हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसने भाजपा की कलई नीतीश कुमार के सामने खोलकर रख दी थी दोस्तों। आपको 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो पता होंगे, लेकिन उस नतीजों का एक अलग तरह का विश्लेषण मैं आपको फिर से सुनाता हूं। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। आरजेडी 243 सदस्यीय विधानसभा है बिहार की। आरजेडी को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, 5 सीटें घट गई थी पिछले चुनाव के मुकाबले। बीजेपी को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, और 2015 के मुकाबले 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी थी। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान का सहारा लेकर जनता दल यूनाइटेड के विधायक पद के उम्मीदवारों को हराने का काम किया, और जनता दल यूनाइटेड को 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 विधायकों की संख्या का नुकसान उठाना पड़ा, और सिर्फ 43 विधायक ही नीतीश कुमार के जीत पाए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार बार-बार भाजपा पर यह दबाव डाल रहे हैं। पहले उन्होंने यह दबाव डाला कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करवा लिया जाए, ताकि नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या 75-80 के आसपास पहुंच सके, लेकिन भाजपा ने उसको नहीं माना। फिर नीतीश कुमार लगातार ये दबाव डाल रहे हैं, और ये दबाव डालने की जिम्मेदारी उन्होंने राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह को दी थी कि आप केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनकर दबाव डालिए। संजय झा को जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली जाइए और मेरी तरफ से दबाव डालिए कि भाजपा जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव करवाने की घोषणा करे, उसके लिए तैयार हो जाए, कार्यकाल पूरा होने का, विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार न करे। और उसका मकसद एक ही था कि भाजपा के नेता जो लगातार अपनी बयानबाजियों से अपमानित करते रहते हैं नीतीश कुमार को, महाराष्ट्र का भी जब मसला आया तब भी भाजपा नेताओं ने अपमानित किया। देवेंद्र फडणवीस ने भी यह बयान दिया कि बिहार में हमारे विधायकों की संख्या नीतीश कुमार से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह की भाषा नीतीश कुमार सुनना नहीं चाहते। वो तो ये मानकर चलते हैं कि बिहार में भाजपा जो कुछ भी है वो नीतीश कुमार की वजह से है, लेकिन अब भाजपा नेता उनको बार-बार सार्वजनिक रूप से बयान देकर ये अपमानित करते रहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा की वजह से मुख्यमंत्री है। और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द करवा लिया जाए, ताकि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़कर 70 से 80 के बीच में हो जाए, ताकि वो अपने इस रोजाना होने वाले अपमान से बच सके। भाजपा यही नहीं कर रही है, भाजपा यही नहीं करना चाहती है। और उस पर भी तुलना देखिए कि नीतीश कुमार की बात को नकार दिया। ठीक है, आप उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिन अपने 2 विश्वस्त सलाहकारों और दूतों को दिल्ली दरबार में अपना मैसेज पहुंचाने के लिए भेजा था, उन दोनों दूतों को, उनके विश्वसनीय सहयोगियों को अमित शाह ने एक तरह से, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं, हाईजैक कर लिया तो वो गलत नहीं होगा। और नीतीश कुमार के दूत अब अमित शाह के दूत बन गए हैं। जिनका काम नीतीश कुमार ने जिनको बीजेपी को घेरने के लिए भेजा था, वो दूत अब अमित शाह के बिहाफ पर नीतीश कुमार को ही घेर रहे हैं। नीतीश कुमार को फैसला तक नहीं लेने दे रहे हैं। नीतीश कुमार को भाजपा के विरोधी नेताओं, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से अकेले में बातचीत तक करने का मौका नहीं दे रहे हैं। और यह हालत किस नीतीश कुमार की हुई है दोस्तों, और क्यों हुई है? आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार के कार्यकाल की अगर हम बात करें, वर्ष 2000 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बहुमत नहीं होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर, एनडीए गठबंधन का नेता बनाकर भेजा था, बहुमत साबित नहीं कर पाए। बहुमत साबित करने से पहले 7 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर उस कार्यकाल को हटा दिया जाए तो 2005 जब वो पूर्ण बहुमत के साथ बने भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के नेता के रूप में, तो 2005, 2010, 2015, 2020 5 साल के 4 कार्यकाल उनके होने चाहिए। लेकिन इन 4 कार्यकालों में वो 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कुल मिलाकर 9 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और इसमें भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि मेरे एक सहयोगी ने मुझे ये जानकारी दी, और बहुत ही दिलचस्प जानकारी दी, कि नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता में आने से पहले
3 बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसमें वर्ष 2000 में भी लिया गया जो 7 दिन का शपथ था, वो भी है। और मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद 6 बार यानी 10 वर्षों में 6 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, कुल मिलाकर 9 बार। 10वीं बार भी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको जिस पर भरोसा था, अपने जिन सलाहकारों पर भरोसा था, अपने जिन दूतों पर भरोसा था, वो दूत उनको धोखा देकर पाला बदल कर जा चुके हैं। लेकिन बिहार की राजनीति को जानने और समझने वाले इस बात को बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, इसका अंदाजा नीतीश कुमार अगर राइट हैंड से कुछ करते हैं तो लेफ्ट हैंड को भी लगने नहीं देते, लेफ्ट हैंड से कुछ करते हैं तो राइट हैंड को भी लगने नहीं देते। जब भी जिस दिन भी उनको मौका मिलेगा, या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि जिस दिन भी वो लालू यादव के साथ 3-4-5 घंटे अकेले की बैठक कर लेंगे, शायद उस दिन ही खेला हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।